किसका?
ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स। हम लोगों ने कल जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी इंट्रोडक्शन का थ्योरी था ये। ठीक है, हम लोग कल आपको बताया था कि शुरुआत वाला पार्ट आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, उसी का थ्योरी हमने लिख दिया है जो कल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। क्या कि द वर्ड एटम, जो एटम आप जान स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है तो जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में एटोमियो एक वर्ड है। एटोमियो का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसको हम काट नहीं सकते हैं, या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम डिवाइड नहीं बांट नहीं सकते। तो उसी वर्ड से एटम वर्ड को उठाया गया है, क्योंकि शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट है एटम का साइंटिस्टों के द्वारा, जो भी साइंटिस्ट आए उन साइंटिस्टों के द्वारा, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम को हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए उसको ऐसा वर्ड लिया गया जिस वर्ड का मतलब ही होता है नॉन डिविजिबल, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, या अनकटेबल, जिसको हम काट के 2 हिस्सों 3 हिस्सों 5 हिस्सों में नहीं बांट सकते। तो ये वर्ड लिया गया एक ग्रीक वर्ड से एटोमियो से। ये भी एक आपका छोटा सा कि एटम वर्ड कहाँ से आया। उसके बाद है कि जॉन डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना कि जितने भी मैटर है इस दुनिया में वो सब मैटर किसके बने हुए हैं, एक स्मॉल एक छोटे से इनडिविजिबल बिना विभाजित करने वाला जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता ऐसे पार्टिकल से बने हुए हैं, और उसी पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया, एटम। सबसे पहली बार साइंटिफिक तरीके से अगर कोई बात बता रहा है एटम के लिए तो वो जॉन डाल्टन है। ठीक है, इससे पहले आप फर्स्ट वाला चैप्टर में देखे होंगे, आपको बताया होंगे हमारे ऋषि मुनि महर्षि ये सभी बात इस सब चीज़ के बारे में बताए हैं। वो बताते हैं कि हम सब लोग 5 एलिमेंट के बने हुए हैं, इस सब तरह की चीज़ें बताते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीके से जो हम लोगों को जानना है उसमें पहली बार नाम जॉन डाल्टन का आता है। जॉन डाल्टन ही पहला ऐसा व्यक्ति है, पहला ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने माना है कि दुनिया के सारे मैटर जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब बने हुए हैं एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके, जो पार्टिकल डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया, एटम दे दिया। इन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया, और थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थ्योरी बनाया वो थ्योरी आपका आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना मैटर का मास होता है किसी भी रिएक्शन से पहले, आफ्टर रिएक्शन भी उतना ही होगा। यानी फॉर्मेशन के समय जितना भी जितना मैटर का मास होगा उसको हम तोड़ेंगे भी तो उतना ही मास आएगा। कहने का मतलब रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया तो जितना मास आप लिए होंगे प्रोडक्ट में यानी उत्पादन में उतना ही मास बनेगा। अगर हम रिएक्शन की बात ना करें तो मैटर जो बना होगा तो कुछ ना कुछ मास होगा। अगर उस मैटर को तोड़ तोड़ के हम टुकड़ों में बांट देंगे तो भी उतना ही मास रहेगा, ये नहीं कि कुछ मास खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इसके बाद लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब जो मिलने का अनुपात होता है किसी भी एटम एटम का, वो फिक्स हुआ करता है, वो बदलता नहीं है आपका। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में अनुपात में ही मिलेगा, ये फिक्स बात है, वो बदलेगा नहीं। आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लीजिए कि कहीं और जाके लीजिए। आपको वाटर बनाना है तो वाटर जब भी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 के रेशियो में ही आएगा, मतलब 2 और 1 के अनुपात में ही आएगा। वो आप कहीं से वाटर उठाइए उससे कोई मतलब नहीं है, आप रिवर का पानी उठाएंगे तब भी, नल के का पानी लेंगे तब भी। उसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉ पर इनका थ्योरी बेस्ड है। अब इनके थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे, तो सारे एलिमेंट बने हुए हैं एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, एटम दिया है। कह रहा है कि एटम जो है किसी पार्टिकुलर खास एलिमेंट का वो एक जैसे होंगे। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पार्टिकुलर की बात करें तो उनका एटम सेम एक जैसा होगा, किसी और की बात आप करें
ऑक्सीजन कार्बन कार्बन की बात करें तो एक जैसा दिखेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो एक जैसा होगा। लेकिन अगर एटम अलग अलग एलिमेंट का होगा, आप एक हाइड्रोजन का ले लेंगे, एक कार्बन का ले लेंगे, एक ऑक्सीजन का ले लेंगे, किसी और का ले लेंगे, तो वो सब आपको डिफरेंट दिखेंगे और एलाइक यानी अलग, एक दूसरे से भिन्न दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे आपको। अगर आपने एलिमेंट दूसरे दूसरे एटम दूसरे दूसरे एलिमेंट का आपने एटम उठाया है तब, अगर सेम एलिमेंट का उठाएंगे तो एक जैसे दिखेंगे। कह रहा है एटम जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं इनके हिसाब से अभी। दैट इज इनको हम ना ही बना सकते हैं और इनको ना ही हम तोड़ सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। जॉन डाल्टन का मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट था, और जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग 100 साल तक ऐसा ही रहा, और 100 साल तक हम लोग यही बात मानते रहे, क्योंकि 100 साल तक लोगों को लग रहा था ये बात सही है, इसमें अब कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। मतलब एटम को उन लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक मान लिया था कि एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट। अब इनका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया, गलत प्रूफ हो गया, यूं कहिए कि काम का नहीं रहा। कब? जब डिस्कवरी हो गई सब एटॉमिक पार्टिकल की। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के भीतर जो पार्टिकल है उसकी बात चर्चा होने लगी, और ये बात पता चलने लगा कि एटम के भीतर भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही ये बात चर्चा में आई तो इनका जो लाइन था वो पहला ही लाइन खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई भी मैटर सबसे छोटा पार्टिकल बना, सबसे छोटा किसका नाम दिया? एटम का। और हमें पता चला कि एटम को हम तोड़ सकते हैं, मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दूसरा बात उन्होंने कहा था एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये बात खत्म हो गई। ये जो सेकेंड थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा था कि सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई ये बात भी गलत साबित हो गई। आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन उन अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनका मास हुआ करता है, ये बात वहां पर गलत साबित हो गई। जैसे ही आइसोबार की डिस्कवरी हुई, अलग अलग एलिमेंट के भी मास एक जैसे हो सकते हैं, जब भी इन्होंने क्या कहा, अलग अलग एलिमेंट के अगर आप एटम लेते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग आपको दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, तो इसका मतलब आइसोबार आने से वो पॉइंट भी आपका क्या हो गया, हाँ मतलब सही नहीं रहा, गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ पर गलत नहीं कहते हैं, और ये हम लोग ये कहते हैं कि इनके थ्योरी में इन सब चीज की कमी थी। भाई इतना बढ़िया बात इन्होंने बताया, इतने लंबे समय तक इन चीजों को हम माने, एक्चुअली में क्या होता है, मान के चलिए किसी चीज का आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और कोई व्यक्ति आके कम से कम आपको उस चीज को करना नहीं बताए या आगे आपको नहीं बताए, लेकिन उस चीज का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डाल दे, तो उसकी उपज तो वहीं से हुई ना। और ये एटम होते हैं, एटम ऐसे हो सकते हैं, एलिमेंट सेम सेम एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ये बातें तो यहीं से उठ के आई ना। इसीलिए इसको हम लोग कमी कहते हैं, इन्हें कहते हैं कि ये उनकी मतलब उनकी गलत साबित हो गई, ऐसा बात नहीं बताएंगे, हम लोग बोलेंगे कमी है इसमें। अब इस कमी को दूर करने के लिए जो जो चीज़ की डिस्कवरी उनको हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है कहाँ से? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से। क्योंकि जैसे ही डाल्टन का कॉन्सेप्ट में कुछ कमी आएगा या डाल्टन का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, अब यूज का नहीं रहा, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट तो आया होगा, जो नया कॉन्सेप्ट आया वो यही आया। ठीक है। atoms can be divided, ठीक है। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे डिवाइड करेंगे तो कुछ पार्टिकल आएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल आपके एटम के आएंगे, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में आपको 3 पार्टिकल्स का नाम पढ़ना है। यही 3 पार्टिकल्स के नाम आपको पढ़ने हैं। अब वो वाली बातें आपको हम नोट नहीं करवाएंगे, जो आपका बुक कहता है कि आपको डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में हमेशा याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट जो चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे,
और जो सेम टाइप का चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हाँ रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं हिंदी में क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ना, ऐसे उल्टा में कहते हैं। तो वो आपको प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसमें सब टॉपिक मतलब छोटा टॉपिक इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला जो आपको पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नाम जाया करता है, जिसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, वो किसके पास जाता है, आपको पता ही है, कौन डिस्कवर्ड किया, जे थॉमसन, यही नाम है डिस्कवर करने वाले का। यही तुम्हारा, आवाज नहीं करो, यही तुम्हारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, जिस डिस्कवरी के बाद तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है इसी के मदद से। ठीक है, यह जो ट्यूब है वो ट्यूब देखिए ये ग्लास का बना, शीशे का बना हुआ होता है ग्लास। ठीक है, इसमें जो एयर होता है उस एयर को हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि जब एयर ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर को आप निकाल सकते हैं तो इसका प्रेशर अंदर का क्या कर सकते हैं आप, लो कर सकते हैं। प्रेशर को लो करने के लिए यह जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप से एयर बाहर कर दिया, खींच कर बाहर कर, जैसे ही वैक्यूम पंप से एयर खींच के बाहर करेंगे अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में एयर कम हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। उसके अलावा इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो रॉड लगाए गए होते हैं, इस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह रॉड अगर आपके बैटरी के या जो भी बाहर से आपने जनरेटर लगाया, बैटरी लगाया, जहाँ से वोल्टेज आप दे रहे हैं उसके अगर निगेटिव वाला टर्मिनल से या निगेटिव वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है तो इस रॉड को आप कैथोड कहेंगे, पॉजिटिव से अगर जुड़ा हुआ है तो एनोड कहेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका काम कर रहा है, यहाँ जो वोल्टेज है कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज लगाया जाता है। और प्रेस नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अगर आप नहीं लगाएंगे ना, एयर का जो पार्टिकल है ना वो टूटेगा नहीं, या टूटेगा नहीं जब तक एटम, तो सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ से दिखेगा। इसके लिए इसमें प्रेशर कम करेंगे, तो उसका प्रेशर कम करने से क्या हो जाता है, वो कम मात्रा हो जाता है उसकी। ठीक है, और वोल्टेज लगाने से उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह जब भी काम करता है तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर काम करता है। ये देखिए, अब ये जो कैथोड रे है, तो कैथोड रे, अगर कोई भी रे कैथोड से निकल कर जा रही है उसको आप कैथोड रे कहते हैं, और कोई भी रे अगर एनोड से निकल कर जाएगी तो एनोड रे कहेंगे, उसे एनोड किरण कहते हैं, इसे कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड रे कैथोड की तरफ से, ये नहीं समझना है कैथोड रे कहने का मतलब कैथोड की ओर जाएगा, नहीं, कैथोड से निकल कर आएगा, और एनोड रे एनोड से निकल कर आएगा। ठीक है, ये जो आप ग्रीन ग्लो देख रहे हैं, पीछे में स्क्रीन बनाया हुआ रहता है, जिस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग रहती है, जिंक सल्फाइड की, और इसके चमकने की वजह से इसे हम लोग फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। पुराने जमाने में टीवी देखें, टीवी टीवी में बड़का पीछे से बॉक्स लगा हुआ रहता था, अगर गौर किए होंगे तो, कभी उसको फोड़ फाड़ के अगर देखे होंगे, इंजीनियर आप लोग होंगे तो, नहीं इंजीनियर होंगे तो कहीं दुकान उकान पर देखे होंगे फूटे फाटे रखा हुआ, तो देखिएगा उसमें बड़का एगो गोलका पीछे में रखल रहता है, निकलल रहता है, देखे हैं, वो जो पीछे में ऐसे करके रखा हुआ है वही फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। उसी पर जब स्ट्राइक करता था ना लाइट, तो चमकने की वजह से आपको पिक्चर दिखता था। यहाँ भी वही चीज, यहाँ पर जब कैथोड का रे का पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करता है, चमकता है, चमकता है, तो ये बात हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से पार्टिकल कोई ना कोई आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वो तो रे किरण निकलेगा, किरण हमको दिखती तो है नहीं, तो हम उसका पहचान तो करेंगे ना कि भाई इसमें सही में कोई पार्टिकल आ रहा है, किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए तो ये कहीं पर ग्लो करे, कुछ ऐसा चीज
जैसे आगे आप पढ़ेंगे हम बताएंगे आपको, बीच में क्या किया गया, को पैडल व्हील लगा दिया गया। पैडल व्हील, पैडल व्हील क्या होता है, साइकिल का पैडल देखे हैं, साइकिल का पैडल में जैसे दोनों तरफ से पैडल लगा तो ऐसे घूमते रहता है, वैसा ही मान के चलिए 2 गो नहीं 4 गो लगा दिए, 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, पैडल लगा हुआ, अब घूमते रहे गोले 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 गोले। कैसे घूमेगा, या तो उसको पकड़ के घुमाया जाएगा या तो कुछ पे ऐसा पीटा जाएगा जिसकी वजह से, तो अब पैडल व्हील कहने का मतलब भारी नहीं होता है, इतना हल्का होता है कि यह किरण भी उसको घुमा दे सकता है। जब तेजी से स्ट्राइक करता है उसके ऊपर तो पैडल व्हील घूमने लगता है। तो बीच में एक पैडल व्हील लगा दिया गया और दिखाया गया कि पैडल व्हील घूम रहा है, दैट मीन्स यह जो कैथोड रे आ रही किरण उसमें कोई ना कोई पार्टिकल तो है, फिर कोई ना कोई चीज स्ट्राइक करेगा किसी चीज पर तभी तो उसको भगाएगा या घुमाएगा। या कैथोड रे के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा तभी दूसरे को मूव करवाएगा, क्योंकि मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। यह सब बात बीच में पैडल व्हील लगा के आपको प्रमाण दिया जा रहा है कि यह इसके पास पार्टिकल नेचर है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर ग्लो करवा के ये दिखाया जा रहा है कि हाँ यह पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ आ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपको ग्लो करेगा तो आपको पता चल रहा है सही में ये पार्टिकल है यहाँ पर, या पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये इसी ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से कैथोड रे के बारे में बताया गया, और कैथोड रे में जो पार्टिकल था या मिला उसी पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। या जो कैथोड रे निकल के आ रही है, कैथोड रे में जो पार्टिकल प्रेजेंट थे उसी पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। इसीलिए आपको पहले इस ट्यूब के बारे में जानना था। इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी पुकारते हैं, इसको कैथोड रे ट्यूब के भी नाम से पुकारते हैं। जब तक इसमें कैथोड रे की बात कर रहे हैं तो इसे कैथोड रे ट्यूब कहेंगे, और जब इसमें एनोड रे की बात करेंगे तो इसे एनोड रे ट्यूब। ठीक है, तो आप अगर कॉमन कहना चाहते तो डिस्चार्ज ट्यूब नाम दे दीजिए। ठीक है, अभी कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड रे की, तो कैथोड रे ट्यूब कह रहे हैं, इतना ही अंतर। ठीक है, इसका पिक्चर आप लोग बना लेंगे, आपके बुक में भी संभवतः दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पर आप यहाँ से देख के या यहाँ से देख के बना सकते हैं, दोनों सेम ही पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक तरफ में एनोड परफोरेटेड है, एक तरफ में एनोड परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब एनोड के छेद किए हुए हैं, छेद किया होगा तब एनोड से कोई पार्टिकल आएगा तो टकरा के यही नहीं रुकेगा, वो इस स्किन पे स्ट्राइक करेगा तो चमकेगा, इसलिए इसमें क्या कर दिया गया, छोटा 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 छेद कर दिया गया, और वो पार्टिकल आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि क्या पता चलेगा आपको कि गैस चेंज करने पर भी, अभी फॉर एग्जांपल इसमें अभी मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखा है, अगर मैंने चेंज करके इसमें ऑक्सीजन गैस डाल दिया या कोई और गैस डाल दिया, डालने पर भी यह जो कैथोड रे से जो पार्टिकल आ रहा था वो पार्टिकल बदला नहीं, सेम टू सेम नेचर दिखा रहा है। तो यह बात आपको आगे कंफर्म करता है कि आप किसी भी तरह के एलिमेंट के एटम ले, किसी भी गैस के एटम ले रहे हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के भीतर का पार्टिकल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होता तो प्रॉपर्टीज अलग दिखता, प्रॉपर्टीज अलग नहीं दिखता है गैस को चेंज करने पर भी। हाँ, ये कलर नहीं दिखाता है, ग्लिटर करता है, चमकता है। नहीं, ये तो निगेटिव चार्ज को रेड कलर से उसने दिखा दिया, ऐसा मान्यता है कि आप निगेटिव को तो रेड से दिखाओ, पॉजिटिव को ग्रीन से दिखाओ, और ये कोई सा कहानी नहीं है, इसलिए निगेटिव वाले को उसने रेड से दिखाया। तो ये वाला पिक्चर को आप लोग बना लेंगे और नाम दे देंगे। ठीक है, इसके आगे की कहानी अब इसके बारे में कल नोट कर लेंगे। किसके ऊपर, ये ग्रीन कलर का सरफेस, इस ग्रीन कलर के सरफेस का यहाँ जो बनाया गया है, ये इसका नाम फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट स्क्रीन है। ये जनरली बने रहते हैं जिंक सल्फाइड के, जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। ठीक, नहीं नहीं, ये जो स्क्रीन है पीछे लगा हुआ वो स्क्रीन, ये जो कोटिंग के इस पे ऊपर लेप लगाया हुआ रहता है जिंक सल्फाइड का, तभी उस पर पार्टिकल जाएगा तो चमकेगा, अगर नहीं लगा रहेगा जिंक सल्फाइड का कोटिंग तो चमकेगा नहीं, प्लेन रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कैथोड रे आ रहा है, कैथोड रे का पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है आपका वो,
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है आपका ये। कैथोड रे हमेशा, या जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो काम कैसे, किस कंडीशन में कर रहा है? हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पर ये काम कर रहा है। अब इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगा वो कल नोट कर लेंगे। आप लोग ये पिक्चर खाली कम से कम बना लेंगे। ठीक है, बुक में भी गिवन है, बुक से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देखकर बना लीजिए। क्या कर रही है, बनाओ।